आज हम लोग पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। इसके पहले हम लोग सैडलर कमीशन पढ़ चुके हैं, तो हंटर कमीशन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं, मैंने इसके पहले आपको एक बार डिस्क्राइब किया था कि 1857 ईस्वी में भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था और इन आंदोलनों को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के नाम से अब सभी परिचित हैं। इस आंदोलन को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की शासन का वागडोर कंपनी के स्थान पर स्वयं संभालने का निर्णय ले लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले कंपनी की वागडोर किसके हाथों में थी? कंपनी के हाथों में। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद कंपनी की वागडोर पूरी तरीके से जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने पहले व्यवस्था को सुदृढ़ किया, पूरी तरीके से अपने हाथ में लेकर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान एजुकेशन की तरफ खींचा, क्योंकि उन्हें लगा कि एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सभी वर्ग पर राज किया जा सकता है। तो उन्होंने एजुकेशन सबसे पहले अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, उसके बाद उनका ध्यान शिक्षा पर गया। हालांकि इसके पहले आप वुड डिस्पैच जानते हैं 1854 ईस्वी में बन चुका था और उसको भी लागू हुए 25 साल हो चुका था। मतलब वुड डिस्पैच को लागू हुए 25 साल हो चुका था और भारत में हर तरीके से ये डिमांड उठ रही थी। और ईसाई मिशनरी बोलते हैं, ईसाई मिशनरी यहाँ रहते थे, तो ईसाई मिशनरियों में ये बहुत असंतोष की स्थिति थी कि जो वुड डिस्पैच की नीति आई थी उसके कारण कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी की स्थिति दब गई थी और वुड डिस्पैच मतलब सरकार अपने तरीके से शिक्षा नीति को लागू कर रही थी। तो इससे ना जो ईसाई मिशनरी थे वो भी थोड़े से नाराज़ थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को रोकने के लिए सरकार से निवेदन किया कि आप एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चूँकि ऑलरेडी वुड डिस्पैच को लागू हुए 25 साल हो चुके थे और जो शिक्षा नीति थी वो कहीं ना कहीं से असफल हो रही थी और एक्चुअली शासन की बागडोर भी पूरी तरीके से कंपनी के हाथों में चली ब्रिटेन विक्टोरिया के शासन में, ब्रिटेन के जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनके शासन में चली गई थी। तो इन सभी स्थितियों से सुधारने के लिए एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया गया और बहुत से लोगों ने इनका ध्यान आकृष्ट कराया कि उस समय लॉर्ड विपन थे। ये लॉर्ड विपन जो तत्कालीन वायसराय थे, ये आए हुए थे, विक्टोरिया ने इन्हें बनाकर यहाँ का वायसराय भेजा था। तो सभी लोगों ने लॉर्ड विपन से रिक्वेस्ट किया कि अभी का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, स्पेशली मिशनरी भी उसमें शामिल थे। सभी ने सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। वायसराय जो लॉर्ड विपन थे उनसे कहा कि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, आप इसको सुधारने का काम कीजिए। इसके लिए क्या किया गया था? सुधारने का काम किया गया था और इन्होंने बोला कि आप जो स्थिति है उसको सुधारने का काम कीजिए और इसीलिए इस हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। तो हंटर कमीशन की स्थापना 3 जनवरी 1882 ईस्वी को हुई थी। लॉर्ड विपन से सभी ने रिक्वेस्ट किया तो 3 जनवरी 1882 ईस्वी को हुई थी। 20 सदस्य जो होते हैं हंटर कमीशन में थे, जिसमें 7 भारतीय सदस्य थे और विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम हंटर कमीशन कहा जाता है। और चूँकि ये लॉर्ड विपन जो थे उस समय के वायसराय थे और इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि सरकार के मेन सोर्स यही थे और सभी ने इनसे रिक्वेस्ट किया था इसके बारे में। उसके बाद हम आयोग का कार्य क्षेत्र देखते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना हो गई और ये स्थापना का मेन उद्देश्य जो होता है पुनर्विचार किया गया, ठीक है। और लॉर्ड रिपन ने सबका ध्यान सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की तरफ खींचा। आपकी तरफ ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान किसने दिया? तो इसके पहले जितने भी कमीशन बने थे, वुड डिस्पैच बने थे, जो भी बने थे, उसमें केवल उच्च शिक्षा की बात हो रही थी। लेकिन पहली बार एक ऐसा कमीशन आया जिसने सबका ध्यान प्राइमरी एजुकेशन की तरफ खींचा। तो जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने सबका ध्यान प्राथमिक शिक्षा की तरफ खींचा, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी तरफ खींचा। वुड डिस्पैच द्वारा घोषित शिक्षा नीति का किस सीमा तक पालन हुआ? इन्होंने बोला कि वुड डिस्पैच द्वारा जो घोषित शिक्षा नीति थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, जो 25 साल जिसको पूरा हो चुका था, तो वो किस हद तक सक्सेस हुई है, उसके गुण क्या थे, उसके दोस्त क्या थे। आप जानते हैं कि कोई भी नई एजुकेशन सिस्टम लागू होती है, जैसे अभी नई एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है, आप जानते ही हैं कि जो 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ है, तो इसमें भी पहले की शिक्षा नीति का अवलोकन किया गया कि पहले की शिक्षा नीति में क्या कमी है
कौन सी अच्छाई थी, कौन सी बुराई थी, सभी का करते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं। उसी तरह जो हंटर कमीशन बना, इसका मेन उद्देश्य था कि जो इसके पहले की वुड डिस्पैच नीति थी उसका पूरी तरीके से मूल्यांकन करना, कहाँ लागू हुआ, क्या सही था, क्या अच्छा था स्त्री शिक्षा के लिए, क्या उच्च शिक्षा के लिए, क्या माध्यमिक शिक्षा के लिए, इन सभी पक्षों पर इनका कार्य क्षेत्र था, वो भी देखना था। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, उसके विकास तथा सुधार हेतु उपाय। मैंने बोला ना कि ये एजुकेशन ऐसा आयोग ऐसा था, कमीशन ऐसा बना था जिसने प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत फोकस किया था। तो इसका मेन उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, उसके विकास तथा सुधार हेतु उपाय देना। उसके बाद है क्या, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा पर ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा पड़ी है। मैं बोल रही हूँ कि इसके पहले केवल हाई एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हाई स्कूल, मिडिल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता था, कभी भी प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस आयोग में सोचा गया क्या केवल हम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा बिगड़ी हुई अवस्था में है, इस पर भी विचार किया गया। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो स्टेट लेवल के होते हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। मिशनरी, मैंने बोला ना कि मिशनरी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि मिशनरी लॉर्ड रिपन से मिले थे और उनका कहना था कि हमें पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, वुड डिस्पैच की नीति के कारण मिशनरी स्कूल लगभग समाप्त हो रहे थे और मतलब कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो इसमें ये भी देखना था कि शिक्षा व्यवस्था में हम मिशनरी स्कूलों की क्या व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा प्रयास में व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका होनी चाहिए, जो इंडिविजुअल उस समय क्या था ना कि दान से या फिर ये करके बड़े बड़े लोगों से पैसे मांग कर भी व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा भूमिका में अच्छी भूमिका निभाई। मतलब बोल सकते हैं कि जो बड़े लोग, उच्च तबके के लोग होते थे, वो एजुकेशन सिस्टम में कुछ दान की राशि प्रदान करते थे। तो यही कहना था कि जो व्यक्तिगत प्रयास होती है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रतिवेदन देखते हैं कि इसके प्रतिवेदन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रतिवेदन क्या था। लॉर्ड रिपन का सबसे अधिक चिंता प्राथमिक शिक्षा की तरफ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। आयोग ने 7 सप्ताह तक, 7 वीक तक वुड डिस्पैच कलकत्ता में शिक्षा संबंधी, विशेषकर वुड डिस्पैच का गहराई से अध्ययन। इस कलकत्ता में 7 वीक तक वुड डिस्पैच का और साथ ही साथ इसके पूर्व की जितनी शिक्षा नीति थी सबका गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र अध्ययन किया गया, जो उस समय एजुकेशन सिस्टम था, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसका भी पूरे तरीके से अध्ययन किया। उसके बाद 7 माह तक जो इसके सदस्य थे, उनके सदस्यों ने 7 माह तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया। 7 माह तक विभिन्न भागों का अध्ययन करके शिक्षा के सभी पहलुओं पर इन्होंने विचार किया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसे हम हटाना चाहिए, किसे रखना चाहिए। उसके बाद सब बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात अंत में प्रतिवेदन तैयार करके इन्होंने मार्च 1883 ईस्वी में सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 707 पृष्ठों का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा की सभी पहलुओं पर विस्तार से सुझाव प्रस्तुत किया गया था। तो ये आज हमने जाना कि हंटर कमीशन क्यों बना। तो हंटर कमीशन बना क्योंकि कंपनी जो होती है, कंपनी की सरकार हट चुकी थी और इंग्लैंड की विक्टोरिया का शासन यहाँ चलने लगा था। डायरेक्ट इंग्लैंड यहाँ पे शासन प्रणाली अपनी चलाने लगी थी, तो वो एजुकेशन सिस्टम पर भी अपना कमांड रखना चाहते थे। मिशनरी यहाँ से असंतुष्ट थे वुड डिस्पैच के कारण, तो वुड डिस्पैच की समस्याओं का निदान करना था कि किस तरह से उसके जो माइनस पॉइंट्स है उसके हटाए जाए। तो ये सारी चीज़ थे। उसके बाद आयोग का कार्यक्षेत्र मैंने अपने बता दिया, ठीक है। प्रतिवेदन आपने देख लिया, ये आप पढ़ लीजिएगा कार्यक्षेत्र और प्रतिवेदन। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।